Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव बोर्ड। आई एम पूजा। और संडे को हम वीकली करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर पाए थे। जनरली हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स वीडियो आता है वो 5 PM पर आता है एवरी संडे। ओके, बट संडे को मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वीकली करंट अफेयर्स आया नहीं था, बट आज हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो आज के वीडियो में आपको 9 जून से लेकर 15 जून तक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किए हैं उस पर बेस्ड आपको MCQ देखने को मिलेंगे। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट, वी हैव टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। आफ्टर दैट हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, अवार्ड, ओबिचुरीज या कोई भी पर्सन किसी और वजह से न्यूज में है, स्पोर्ट्स सेगमेंट में न्यूज में है, तो उन पर्सन को हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग न्यूज। इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस था या फाइनेंशियल अवेयरनेस था उसको हम कवर करेंगे। एंड देन 35 MCQs आपको मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज के पर्टिकुलर वीडियो के लिए। ठीक है, इतनी चीजें। अब इसके PDF के बारे में बात कर लेते हैं। PDF के लिए आपके पास 2 वेज हैं जहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है आपका टेलीग्राम। सिंपली सर्च कीजिएगा करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप टेलीग्राम से वीकली करंट अफेयर्स का PDF इजिली डाउनलोड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन। तो प्ले स्टोर से आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। वहां पर आपको RBI सेगमेंट मिलेगा जहां पर आपको YouTube PDF बंडल कोर्स होता है। तो इस PDF बंडल कोर्स में आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली कंपाइलेशन, PIB न्यूज, PIB मंथली कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन अवेलेबल होती हैं। तो आप उन सभी PDFs को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। डन इतनी चीजें। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड्स जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की। ओके, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विथ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। ओके, सो फर्स्ट 8 जून। सो 8 जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसकी थीम क्या थी? तो थीम ब्रेन हेल्थ एंड द प्रिवेंशन। नेक्स्ट है 9 जून। सो 9 जून को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, जिसकी थीम है एक्रीडेशन, एम्पावरिंग टुमारो एंड द शेपिंग द फ्यूचर। तो ये दोनों दिन ठीक है, पढ़ाना है तो मैंने पढ़ा दिया, बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डे है वो 12 जून का है। 12 जून को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे, जिसकी थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। इनफैक्ट हमारा फंडामेंटल राइट भी है जिसमें लिखा है कि आप यहाँ पर 14 ईयर से जो कम एज के कोई भी चिल्ड्रन है, कोई भी चाइल्ड है, तो उसको आप किसी भी रिस्की वर्क में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट इस डे को हमने सेलिब्रेट किया है 12 जून को। नेक्स्ट, अब ये दोनों डेज आपको इंपॉर्टेंट है। 14 जून को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। बेसिकली यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर को ट्रिब्यूट करने के लिए हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन दी थी, जैसे कि आज हम बात करते हैं O पॉजिटिव, O नेगेटिव, B पॉजिटिव। तो ये सब जो ब्लड ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कार्ल लैंडस्टीनर ने दी थी, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हम 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम क्या है? 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। नेक्स्ट है 15 जून। 15 जून को हमने ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया। ओके, ग्लोबल विंड डे हमने सेलिब्रेट किया। और ये जो सेलिब्रेशन है वो न्यू दिल्ली में हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी थीम डिसाइड की गई है पवन ऊर्जा, पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। डन। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। ओके, इसके अलावा ये ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन है,
जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको कई सारे न्यू कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली हमने सेबी एग्जामिनेशन के लिए फेज 1 और फेज 2 प्रिपरेशन करने के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाया ऑलिव बोर्ड एप्लीकेशन। ओके, चलिए, तो सम इंपॉर्टेंट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है हमारी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर या अगेन जो रीअपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी टेक्स ओथ एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd स्ट्रेट टर्म, और ये हमारी कंट्री के सेकेंड ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कंटिन्यूअसली 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। Okay, so Narendra Modi became the first person after former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru to be elected as the Prime Minister for the 3rd consecutive year या term। 2014 में फर्स्ट टाइम, देन 2019 में, और अब 2024 में इन्हें इलेक्ट किया गया है। ठीक, अगर हम इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे तो वाराणसी प्राइम मिनिस्टर मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वाराणसी, जहां से इन्होंने इलेक्शन को जीता है। एंड रिसेंटली कैबिनेट पोर्टफोलियो भी अपॉइंट किया गया है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है या उनका जो कैबिनेट है, उनको ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराते हैं, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने इनको ओथ या शपथ कराई है अंडर द आर्टिकल 74 एंड 75। तो आर्टिकल नंबर 74 एंड 75 में आपको प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन मिलती है। टोटल 72 मिनिस्टर्स ने यहाँ पर ओथ ली है। इन 72 मिनिस्टर्स में आपको 30 कैबिनेट मिनिस्टर मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, सेपरेट वीडियो डिस्कस किया था। जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी या फिर आपका रेलवे मिनिस्ट्री, तो ये सारे पोर्टफोलियो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो 30 यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट को यहाँ पर ओथ कराई गई है। इसके अलावा राजनाथ सिंह एंड भूपेंद्र यादव जी को ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द ओडिशा। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा को इलेक्ट करने के लिए उनकी ओथ कराने के लिए कौन सा पर्सन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा, इसके लिए ऑब्जर्वर अपॉइंट किया था राजनाथ सिंह एंड भूपेंद्र यादव जी को। डन। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हम हमेशा नेबरिंग फर्स्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको एवरी ईयर हम या तो रिपब्लिक डे पर या कोई स्पेशल ओकेशन पे इनवाइट करते हैं। जैसे कि 2014 के जब इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद ओथ सेरेमनी में हमने शार्क जो कंट्री है, शार्क नेशन के सभी लीडर्स को इन्वाइट किया था। इन 2019 हमने ओथ सेरेमनी में बिम्स्टेक ग्रुप के सभी लीडर्स को इन्वाइट किया था। एंड अभी हमने जो 2024 की ओथ सेरेमनी है उनमें इन सभी लोगों को इनवाइट किया है। कौन कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रनिल विक्रमसिंघे, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव डॉक्टर मोहम्मद म्यूजो, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स, तो सेशल्स आइलैंड के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर अहमद अफीफ, इन्हें इनवाइट किया था। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस प्रवीण कुमार जगन्नाथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दाहाल प्रचंडा एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान शेरिंग तोबगे। इन सभी लोगों को हमने इनवाइट किया था 2024 में जो इलेक्शंस हुए हैं, लोकसभा इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर की ओथ सेरेमनी में। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज, इनका नाम है फिलमोन यंग ऑफ कैमरून, इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अपकमिंग जनरल असेंबली सेशन। एवरी ईयर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सेशन होता है। रिसेंटली 78 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो सेशन है या मीटिंग है वो कंक्लूड हुई है, और जो 78 नंबर की मीटिंग थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस थे। और अब यहाँ पर जो अपकमिंग मतलब जो नेक्स्ट ईयर आपकी 79 नंबर का सेशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसके प्रेसिडेंट इलेक्ट किए हैं। और कौन है ये? आंसर हो जाएगा फिलिमोन यंग ऑफ कैमरून। ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है अपकमिंग सेशन के लिए। ठीक है, डन इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर हम। यहाँ पर आपको कैमरून की लोकेशन मिल जाएगी। कैमरून आपको एक कंट्री मिलेगी जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है एंड कैमरून की कैपिटल है योंडे। कुछ समय पहले योंडे डिक्लेरेशन साइन किया गया था।
यॉन्डे डिक्लेरेशन रिलेटेड है आपके मलेरिया एलिमिनेशन से। किससे रिलेटेड है? मलेरिया एलिमिनेशन से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर कैमरून बिकम द 13 अफ्रीकन कंट्री टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहां पर जब मलेरिया की बात हो रही है तो यहां पर आप देखेंगे, यहां मैप में आपको एक और कंट्री देखने को मिलती है विच इज जिबूती, एंड जिबूती ने फॉर द फर्स्ट टाइम जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे वो मलेरिया को एलिमिनेट कर सके, मतलब जो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर सके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो अपकमिंग सेशन होगा 79 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसकी थीम क्या है? तो थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवेयर, एवरीवन, एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट है यमन। सो यमन हैज बीन चूजन एज द विनर टू द टेक फर्स्ट फ्रंट रो सीट ऑफ द नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जब असेंबली होती है तो सिटिंग भी होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो में यमन को बेसिकली चुना गया है कि फर्स्ट रो में ये सिटिंग करेगा अपकमिंग सेशन में। ओके, नेक्स्ट प्रेम सिंह तमांग। सो लीडर ऑफ एसकेएम, एसकेएम मतलब सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, प्रेम सिंह तमांग टू टेक ऑफिस एज अ सिक्किम चीफ मिनिस्टर। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं जिनका नाम प्रेम सिंह तमांग है, और रिसेंटली इन्होंने ओथ ली है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ प्रेसिडेंट कराते हैं, वैसे ही जो आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ओथ गवर्नर कराते हैं, एंड सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मिस्टर तमांग इज गोइंग टू टेक हिज ओथ एज अ सेकेंड टाइम, मतलब सेकेंड टाइम ये आपको सिक्किम के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। सिक्किम में टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स 32 है, एंड 31 सीट्स पे विक्ट्री किसके हुई है? एसकेएम की विक्ट्री हुई है। डन। नेक्स्ट, चंद्रबाबू नायडू फ्रॉम आंध्र प्रदेश टेक्स ओथ एज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश फॉर द 4th टाइम। तो 4th टाइम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। रिसेंटली इन्होंने ओथ करी है। अगेन ओथ किसने कराई होगी? गवर्नर ने कराई होगी। एस अब्दुल नाजिर आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये 18th नंबर के चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश स्टेट के। डन। किस पार्टी से है? तो टीडीपी, टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। In 2014, Naidu became the first chief minister of the bifurcated Andhra Pradesh. We know that कि 2nd of June 2014 में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना यहाँ पर सेपरेट होकर दो इंडिविजुअल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। 10 इयर्स तक दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल थी वो हैदराबाद थी, बट रिसेंटली यहाँ पे अनाउंस किया गया बाय द तेलंगाना कि हैदराबाद केवल और केवल तेलंगाना की ही कैपिटल होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल अमरावती को डिसाइड किया गया है। सिमिलर जनसेना पार्टी के हेड है पवन कल्याण, और पवन कल्याण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है इन आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए अगले स्टेट के बारे में बात करते हैं। मोहन चरण मांझी बीजेपी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। तो आपको पता है कि जो हमारा 18th लोकसभा इलेक्शन था, 18th लोकसभा इलेक्शन के साथ 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस भी थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम एंड ओडिशा। राइट। सो ओडिशा में फॉर द फर्स्ट टाइम किसी बीजेपी पार्टी का पर्सन चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो रहा है, जिनका नाम है मोहन चरण मांझी। ही इज द फर्स्ट बीजेपी लीडर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा। ठीक है, ये ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड संथाल ट्राइब से आपको देखने को मिलेंगे। एज अ पर्सन ये 15th नंबर के चीफ मिनिस्टर है ओडिशा स्टेट के। ओके, और इन्हें स्टेट गवर्नर रघुबर दास ने ओथ या शपथ कराई है। इसके अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं ओडिशा स्टेट में। कौन कौन? केबी सिंह देव एंड प्रभावती परिदा। एंड जो परिदा है, ये आपकी फर्स्ट फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ओडिशा स्टेट की। ओके, नेक्स्ट है पेमा खांडू बिकम्स अरुणाचल प्रदेश सीएम फॉर द 3rd स्ट्रेट टर्म। तो लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कौन हुए हैं? पेमा खांडू हुए हैं। ही बिकम द चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016। ओके,
ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है एंड केटी परनायक गवर्नर है जिन्होंने पेमा खांडू को ओथ कराई है। सिमिलर आप देखेंगे यहां पर असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है तो 60 टोटल नंबर ऑफ सीट्स या असेंबली सीट्स कितनी है अरुणाचल प्रदेश में, तो आंसर हो जाएगा 60 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। एंड 54 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं स्टेट के, अरुणाचल प्रदेश के। ओके डन। नेक्स्ट फिक्की। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। दिस इज अ नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 1927 में इसका फॉर्मेशन होता है न्यू दिल्ली में एंड रिसेंटली फिक्की ने ज्योति बिज को अपॉइंट किया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल। सो फिक्की की न्यू डायरेक्टर जनरल ज्योति बिज बन गई है, विच इज करेंटली द एडिशनल डायरेक्टर जनरल एट फिक्की। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल रिअपॉइंटेड एज अ एनएसए। तो अगेन ये हमारी कंट्री के थर्ड टाइम हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके हैं। 2014 में फर्स्ट टाइम, देन सेकेंड टाइम 2019 में एंड थर्ड टाइम 2024 में इन्हें हमारी कंट्री का एनएसए अपॉइंट किया गया है। अजीत डोभाल नाम है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये है हमारे कंट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और इनको भी सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया है। ओके तो डॉक्टर पीके मिश्रा रीअपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर द मोदी गवर्नमेंट। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट and has reappointed Dr. Pramod Kumar Mishra as the principal secretary to the Prime Minister and इस second term के लिए अपॉइंट किए गए हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा हैज बीन गिवन द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनकी जो रैंकिंग है वो कैबिनेट मिनिस्टर की इक्विवेलेंट आपको देखने को मिल जाएगी। सिमिलर यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अजीत डोभाल जी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट किया है फॉर द एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड 10 जून से इनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर हम अपनी कंट्री के फर्स्ट एनएसए के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट एनएसए टू बी अपॉइंटेड इन 1998 और फर्स्ट एनएसए थे ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे कुछ एडवाइजर भी अपॉइंट किए गए हैं। तो कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अमित खरे एंड तरुण कपूर एज अ एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टू बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। अगेन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आर्मी चीफ के बारे में बात हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और इनका जो चार्जेस है वो 30 जून से स्टार्ट होगा बिकॉज 30 जून को हमारे अभी जो एग्जिस्टिंग लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे जी, उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा और मनोज पांडे जी को सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। Lieutenant General Upendra Dwivedi was commissioned into the Infantry Jammu and Kashmir Rifle of the Indian Army on 1984. Next है Indrapal Singh Vindra appointed as the CCI Secretary. तो रिसेंटली फॉर द पीरियड ऑफ 3 years 3 सालों के लिए इंद्रपाल सिंह विंद्रा को CCI का सेक्रेटरी अपॉइंट किया है एंड विंद्रा विल रिप्लेस अनुपमा आनंद। अनुपमा आनंद को ये रिप्लेस करने वाले हैं। पीरियड टू दिस अपॉइंटमेंट as a CCI secretary, Vindra was posted as an officer in the income tax department. तो अब CCI क्या होता है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ओके, तो CCI was set up under the Competition Act 2002 and it comes under the Ministry of Corporate Affairs. It promote healthy market competition and prevent activities that have an adverse effect on the competition in India. तो मार्केट को रेगुलेट करना, फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करना, ये आपका सीसीआई का काम होता है। फॉर्मेशन 14 अक्टूबर 2003 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में एंड चेयरमैन है रवनीत कौर। ओके, नेक्स्ट नीति आयोग अपॉइंट्स आशीष कुमार दास एज अ डायरेक्टर। तो यहाँ रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया है आशीष कुमार दास का फॉर द पीरियड ऑफ 5 years और द फर्दर ऑर्डर। नीति आयोग के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो कि बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है। बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है नीति आयोग और इसे प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं और सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम है। हमारा कंट्री का जो प्लानिंग कमीशन था, तो टोटल हमारी कंट्री में 12 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो लास्ट नंबर का प्लान था, 12th नंबर का प्लान था, वो 2012 से 2013 तक हमारी कंट्री में एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके प्लेस पे आपको नीति आयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच पे काम करता था, टॉप टू बॉटम अप्रोच पे प्लानिंग कमीशन काम करता था, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम करता है और जनरली एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो यहां पर रिसेंटली आप देखेंगे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसे दिया गया है, तो मिस्टर वेल्यान सुब्बा को दिया गया है और ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये 4th नंबर के इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया है। इसके पहले आप देखेंगे नारायण मूर्ति, उदय कोटक एंड किरण मजूमदार शाह को ये अवार्ड मिल चुका है। ओके, तो ये 4th नंबर के इंडियन है जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है सिरिल रामपोसा, सिक्योर सेकेंड टर्म एज अ साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। तो साउथ अफ्रीका के वापस से प्रेसिडेंट रीइलेक्ट हुए हैं, रीअपॉइंट हुए हैं सिरिल रामपोसा। फॉर द फर्स्ट टाइम 2018 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। हमारी कंट्री की तरह साउथ अफ्रीका में भी जो प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो पीरियड ऑफ 5 इयर्स के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका की अगर हम करेंसी देखेंगे तो करेंसी रेंड है और यहाँ की कैपिटल आपको 3 डिफरेंट कैपिटल्स मिलती हैं। ठीक है, पिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, कैपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड द ब्लोमफोंटेन आपकी जुडिशियल कैपिटल देखने को मिलेगी इन द साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट, इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट। सो रिसेंटली यहाँ पे पासिंग आउट परेड हुई थी। ठीक है, तो इस पासिंग आउट परेड में सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव को फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट अपॉइंट किया गया है इंडियन नेवी का। मतलब इंडियन नेवी को अपनी पहली फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट मिल गई है जिनका नाम है अनामिका बी राजीव, बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट ड्यूरिंग द पासिंग आउट परेड held in the Naval Air Station INS Rajalji in the Ranipet district of Tamil Nadu. Okay, तो यहाँ पर जो 102 हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स था वो कंप्लीट हुआ है और उसी की पासिंग आउट परेड थी जिसमें टोटल 21 ऑफिसर्स को गोल्डन विंग दिया गया है। 21 ऑफिसर्स को गोल्डन विंग यहाँ पर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। सो फ्रेंच ओपन टाइटल अगर हम बात करें तो इसे हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं और ये आपका एक टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक, अब फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने जो कि प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है स्पेन से, और इन्होंने किसे डिफीट किया है तो अलेक्जेंडर ज़ेबरेव जो कि जर्मनी के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, इनको डिफीट किया है। अगर हम वीमेन सिंगल की बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन वीमेन सिंगल टाइटल जीता है ईगा स्वितेक ने, और ईगा स्वितेक वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। कहां से है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप रिसेंटली कंक्लूड हुआ है कहां पर, जर्मनी में, और इंडिया को टोटल 2 मेडल्स यहां पर मिले हैं। इंडिया ने टोटल 2 मेडल्स अचीव किए हैं, 1 गोल्ड मेडल एंड 1 इज ब्रोंज मेडल। तो 2 ही मेडल है हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों शूटर्स के नाम हमको याद रखने हैं। और इंडिया मेडल टैली में 3rd प्लेस पर आता है, इंडिया मेडल टैली में 3rd प्लेस पर आएगा। टॉप किसने किया है, तो चाइना ने टॉप किया है विद 11 मेडल्स, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 3 ब्रोंज। ठीक है, अब हमें उन दोनों प्लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर मेडल जीता है। तो सबसे पहले है सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह वॉन गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप एट जर्मनी। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट पर्सन है यहाँ पे सिफ्त कौर सामरा जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है इन द 50 मीटर राइफल इवेंट। ओके,
नेक्स्ट है पूजा तोमर becomes the first Indian to win in UFC. UFC मतलब अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। ये जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है ये अमेरिका का एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशनल कंपनी है और इस कंपनी में फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था इन 2023। शी इज बोर्न इन द बुधना विलेज ऑफ द उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। ओके, एंड पूजा तोमर बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन द UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इन 2024। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक फाइटर है। ओके, नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर फ्रॉम नॉर्वे। ही इज फ्रॉम नॉर्वे, मैग्नस कार्लसन। तो रिसेंटली मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट अपने नाम किया है एंड मैग्नस कार्लसन का ये 6th नंबर का नॉर्वे चेस चैंपियनशिप था। सिमिलर यहाँ पे आपको नॉर्वे की एक और चेस प्लेयर देखने को मिल रही है जिनका नाम है जू बेंजून और इन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट फीमेल कैटेगरी में अचीव किया है। नेक्स्ट है दिव्या देशमुख, विंस वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स चेस चैंपियनशिप। शी इज फ्रॉम नागपुर एंड अंडर 20 गर्ल्स वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप में इन्होंने विक्ट्री हासिल की है। सो 18-year नागपुर गर्ल एंड द वीमेन चेस इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख won the FIDE Under 20 Girls World Chess Championship और ये ओवरऑल 4th नंबर की इंडियन है। 4th नंबर की आपको इंडियन प्लेयर देखने को मिलेंगी जिन्होंने अंडर 20 चेस टूर्नामेंट जीता है, अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिन्होंने जीता है। ठीक है, इतनी चीजें। ये तो हो गया फीमेल कैटेगरी। कहां पर हुआ था ये टूर्नामेंट? तो आप देखेंगे कि FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप गांधीनगर गुजरात में हुआ था 2 जून से 13 जून के बीच में। वहीं अगर हम मेन सेक्शन की बात करते हैं तो ग्रैंड मास्टर काजीबेक नोगरबेक जो कि कजाकिस्तान के एक चेस प्लेयर हैं, उन्होंने मेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। दिव्या देशमुख इज द 4th इंडियन टू विन द FIDE Under 20 गर्ल्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आफ्टर कोनेरू हम्पी इन 2001, हरिका दोर्नावली इन 2008 एंड सौम्या स्वामीनाथन इन 2009। ओके, एंड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप स्टार्ट हुआ था इन 1951 अंडर 20 कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे मेंस प्लेयर के बारे में बात करें तो आपके पास 3 मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने अंडर 20 मेंस टूर्नामेंट को जीता है। विश्वनाथन आनंद इन 1987, पंताला हरिकृष्णा 2004 एंड अभिजीत गुप्ता इन 2008। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट जो कि बैंकिंग सेक्टर का सेगमेंट है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बुक जिसका नाम है अ फ्लाई ऑन RBI, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ऑथर बाय द अल्पना खीलावाला। तो बेसिकली यहाँ पे इन 25 years RBI में क्या चेंजेस हुए हैं, क्या रिफॉर्म हुए हैं इन द कम्युनिकेशन सेक्टर। मतलब ड्यूरिंग द हर्षद मेहता स्कैम एंड ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस एंड LPG मॉडल के समय किस तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम था इन RBI और 25 years में यहाँ पर RBI में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए। तो बेसिकली वो सारे इनसाइट्स इस बुक में मेंशन है विच इज रिटन बाय अल्पना खीलावाला, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल। नेक्स्ट है R अश्विन, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट एंड इट इज को ऑथर बाय राइटर सिद्धार्थ मोंगा। तो आपको याद रखना कि R अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स की एक न्यू बुक है जो कि सोर्स कोड नाम है। सोर्स कोड इसे फरवरी 2024 में अनवील किया जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ ऑबिचुरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम है राजीव तारानाथ। ही पास्ड अवे इन मैसूर एंड ही वाज एसोसिएटेड विद सरोद। सरोद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्ले किया करते थे और इन्हें पद्मश्री भी मिला है, पद्म अवार्ड मिला है इन 2019। A disciple of Ali Akbar Khan. He served as the head of the Indian music program at the World Music Department of the California Institute of the Art and he is the recipient of the Padma Shri Award in 2019. और भी कई सारे अवार्ड जैसे कि सेंट्रल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कन्नड़ा राज्योत्सव अवार्ड भी इन्हें दिया गया है बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट एमिनेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट AJT जॉन सिंह इज नो मोर। ओके,
तो इनका पूरा नाम है असिर जवाहर थॉमस जोन सिंह, जिनको हम AJT जोन सिंह के नाम से जानते हैं। ही इज फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, ही पास्ड अवे, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे ही ज्वाइन द कंट्री प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स मैनेजमेंट, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने एज अ फैकल्टी काम किया और डीन की पोजीशन से रिटायरमेंट लिया था। ओके, नेक्स्ट है रामोजी फिल्म सिटी फाउंडर एंड मीडिया मोगुल रामोजी राव पास्ड अवे। तो मीडिया पर्सन, बहुत ही शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, इन द फील्ड ऑफ आर्ट या फिल्म इंडस्ट्री, जिनके कारण इनको पद्म अवार्ड भी मिला था। रामोजी सिटी फाउंडर रामोजी राव पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ तेलुगु न्यूज एंड एंटरटेनमेंट नेटवर्क ETV, पास्ड अवे इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में डेली न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था इन विशाखापट्टनम इन 1974, जिसका नाम था इनेंदु। ओके, रामोजी राव वाज कन्फर्ड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण इन 2016। तो 2016 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। ओके, डन। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में। नाउ बात करते हैं अबाउट द बैंकिंग न्यूज। ओके, तो फर्स्ट न्यूज है RBI कंडक्ट 44,430 करोड़ रुपीस VRRR ऑक्शन टू द एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। ओके, तो पहले इस टर्म को थोड़ा सा समझते हैं जिससे हम इस न्यूज को समझ पाए। तो वी नो दैट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एवरी 3 months 4 months में मीटिंग होती है और वो मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, मतलब रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF वगैरह क्या होंगे, ये सब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे मार्केट की लिक्विडिटी को हैंडल करते हैं और इकोनॉमी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है। अब रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट सिंपली एक इंटरेस्ट रेट है जो RBI इंपोज करता है ऑन द कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल, कोई कमर्शियल बैंक है, मे बी SBI बैंक है या अदर बैंक है और उनको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो लोन लेने के लिए वो किसके पास जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, RBI के पास जाएंगे। तो RBI जब लोन देता है कमर्शियल बैंक को तो बदले में एक इंटरेस्ट चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। So repo rate is the interest rate at which the Reserve Bank of India loan money to the commercial bank. इसका just opposite होता है आपका reverse repo rate. It is also a interest rate which is paid by the central bank to the commercial bank. अगर commercial bank के पास surplus amount of money है तो RBI कहता है कि आप अपना money हमारे पास रखवाइए, बदले में हम आपको interest pay करेंगे। ठीक है, तो reverse repo rate is the rate at which the central bank of country बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पर जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है ये आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्म होता है विच इज वेरिएबल रेट रेपो, जिसको हम VRR कहते हैं। नाम ही क्लियर है कि रेपो रेट यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ओके, सो इसमें कैसे काम होता है? तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे जब कमर्शियल बैंक्स को लोन की रिक्वायरमेंट है, मान लेते हैं बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, फंड की कमी है और उनको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो RBI के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमको लोन चाहिए। ठीक है, तो RBI ने कहा कि ठीक है, RBI ने कहा ठीक है, हम 10,000 करोड़ रुपीस का लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 रुपीस का लोन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप लोग सभी ऑक्शन में आ जाना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑक्शन देखने को मिलेगा जिसमें सभी के सभी कमर्शियल बैंक्स यहाँ पर आएंगे। हो सकता है 4-5 बैंक्स आए हैं। HDFC कहता है कि हमें 5,000 करोड़ रुपीस लोन चाहिए, SBI कहता है 2,000 करोड़ रुपीस चाहिए, एंड सिमिलर अदर बैंक्स अपनी बिडिंग करते हैं कि हमें इतने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है। तो RBI कहता है कि ठीक है, हम आपको लोन देंगे, बदले में आपको जो रेपो रेट है, रेपो रेट से थोड़ा सा ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे कि डिमांड मार्केट में कितनी है लोन की, कितने बैंक्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके आधार पर यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेट डिसाइड होता है। ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरिएबल है, इसलिए इसको हम वेरिएबल रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म वेयर द RBI परमिट बैंक टू बोरो फंड एट द रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड डिफरिंग फ्रॉम द फिक्स्ड रेपो रेट एट विच बैंक बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द RBI। ठीक है, टिपिकली लास्टिंग अप टू द 14 days एंड VRR सर्व एज द मीन टू इंजेक्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको हम वेरिएबल रेट रेपो कहते हैं।
जस्ट इसी के अपोजिट होता है आपका VRRR, मतलब वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीआई बोलता है अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, तो मार्केट में अगर मनी का फ्लो ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगा, मार्केट से पैसा अपने पास लेकर आएगा, जिससे मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए ही तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया जाता है, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज या उनके रिकमेंडेशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आरबीआई कहता है कि आपके पास जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो आप हमारे पास आके दीजिए और हम आपको रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा रेट पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है किसको बुरा लगेगा कि ज्यादा इंटरेस्ट आपको आपके पैसे पे मिलेगा, तो बैंक्स जो हैं वो आरबीआई के पास जाके अपना सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी दे देते हैं। अब यहाँ पर हमको ये समझना है, ये जो VRRR है, ये जो रेट होता है वो लेस देन रेपो रेट एंड मोर देन रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। तो इसके बीच में कोई एक वैल्यू होती है जो कि आपकी VRR होती है और जिस पे आरबीआई सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी को कमर्शियल बैंक से बोरो कर लेता है, ओके। तो अब इस न्यूज पे आते हैं वापस से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्टेड 2 वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन totaling 44,430 crore rupees and aiming to observe surplus liquidity from the banking system। इसलिए यहाँ पे ऑक्शंस को कंडक्ट किया गया था और जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी था वो आरबीआई ने एब्जॉर्व कर लिया विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.48%। आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में जो रेपो रेट है वो 6.5 है, तो 6.5% से आपको ये कम देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें डन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। RBI launched Global Hackathon Harbinger 2024 to combat financial fraud। Every year इस तरीके के हैकथॉन को RBI कंडक्ट कराता है और ये आपका 3rd नंबर का ग्लोबल हैकथॉन है टू डेवलप टेक बेस्ड सॉल्यूशन टू एड्रेस द फाइनेंशियल फ्रॉड। तो यहाँ पर इस हैकथॉन में अलग अलग जो इनोवेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर 2 अलग अलग थीम्स हैं और उन थीम पे बेस्ड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है एंड जो भी विनर होगा उसको 40 लाख रुपीस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बाय द आरबीआई। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट थीम्स क्या हैं जिस पे बेस्ड आपको इनोवेशन करना है। तो फर्स्ट है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड एंड सेकेंड वन इज बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली, ओके। नेक्स्ट है SEBI Security and Exchange Board of India wins Best Conduct of Business Regulator Award in the Asia Pacific। So Asia Pacific region के लिए SEBI को Best Conduct of Business Regulator Award recently दिया गया है। क्यों दिया गया है? For its role in the enhancing the regulatory framework for the security market in India। The award was received by SEBI full-time member Kamlesh Chandra in a ceremony held in the Hong Kong। इन 2021 सेबी ने T+1 सेटलमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था और हमारी कंट्री में जनवरी 2023 से T+1 सेटलमेंट सिस्टम को इफेक्ट में लाया गया है, ओके। सेबी की बात करते हैं तो सेबी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका फॉर्मेशन 1992 में अंडर द सेबी एक्ट 1992 हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटीज। एंड चेयरमैन कौन है? तो आप देख सकते हैं मधुरी पुई बुच आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगी सेबी की। नेक्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हैज इनिशिएटेड इलेक्ट्रॉनिक डिसबर्सल्स ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर बैंक अकाउंट थ्रू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक है ये गवर्न होता है अंडर द सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। इसमें रिबेट या रिफंड प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर को अगर आप 2 बार टैक्स को पे करते हैं। अब ये ड्यूटी ड्रॉबैक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है, ओके। इंडिया में एक कंपनी है विच इज XYZ और ये कंपनी टीवी को मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब टीवी को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसकी कई सारे कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है और हम कोई एक कंट्री है जिसका नाम है कनाडा एंड कनाडा से हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं।
रॉ मटेरियल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको कुछ चार्जेस जिसको हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी इस रॉ मटेरियल पे इंपोज होगी। ओके, सो इस XYZ कंपनी को इस इंपोर्ट ड्यूटी को पे करना पड़ेगा। ओके, कर दिया। अब इस रॉ मटेरियल से आप क्या करोगे, टीवी को असेंबल करोगे। आपने LCD वगैरह ड्रॉ कर लिया, बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, और उस LCD को आप डोमेस्टिक मार्केट में ना बेचकर एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्ट को तैयार किया और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो अनदर कंट्री। जब आप एक्सपोर्ट करोगे किसी और कंट्री में, तो अगेन आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में भी तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी और यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा, मतलब एडिशनल और टैरिफ और चार्जेस देखने को मिलेंगे। मतलब इस XYZ कंपनी को रॉ मटेरियल पे और आपका जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है, दोनों पे इसको टैक्सेस पे करने हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम क्या करता है, ऐसे इंडिविजुअल जो भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको ज्यादा लॉसेस ना हो। अगर उनको लॉसेस होंगे तो ऑब्वियसली बात है वो जो प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं उसकी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आप वापस से इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो या वापस से जो आप एक्सपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो, इसमें क्या करते हैं, रिबिट प्रोवाइड किया जाता है बाय द CBIC। ओके, this mechanism assists exporter in mitigating some of the expenses incurred during the export process, particularly within the supply or the value chain. इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए और जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए एंड मैनुअल इंटरवेंशन जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिसबर्सल ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक को लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया एक्सिम बैंक ओपन नैरोबी ऑफिस टू द बूस्ट ईस्ट अफ्रीका ट्रेड। तो आपका अगर देखा जाए तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है केन्या, एंड केन्या की कैपिटल है नैरोबी। सो नैरोबी में एक्सिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिस ओपन किया है, जिससे वो ईस्ट अफ्रीका में क्या कर सकती है, ईस्ट अफ्रीका में ग्रो कर सकती है अपने बिजनेस को, और ईस्ट अफ्रीका में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट है उनको फंडिंग करके उनकी भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू इंप्रूव इंडिया ट्रेड एंड बिजनेस टाई विद द ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी आपके एक्सिम बैंक के ओवरसीज ऑफिसेज नहीं है। अगर आप देखोगे तो कई सारी कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, कोटे दे आइवर, तो कई सारी कंट्रीज में ऑलरेडी ओवरसीज ऑफिसेज एक्सिम बैंक के एग्जिस्ट करते हैं, और नैरोबी में भी नया ऑफिस ओपन किया गया है बाय द एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फॉर्मेशन 1982 में हुआ था अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंसिंग। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड हर्षा बांगरी आपको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इंडिया अमंग टॉप डेस्टिनेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली यहाँ पर देखो, ऑब्वियसली बात है रियल एस्टेट का मार्केट ग्रो हो रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज यू कैन सी, जैसे कि अहमदाबाद, नवी मुंबई, पुणे, और ये जो सिटीज है इन सभी में आपको रियल एस्टेट ग्रोथ करते हुए मिलेगा। सो रियल एस्टेट ग्रोथ में आप देखते हैं कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए जाते हैं, कई सारी बिल्डिंग्स होती है जिसमें हमारा रियल एस्टेट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें यही बात की गई है, द रिपोर्ट एशिया पैसिफिक ग्लोबल कैपिटल फ्लो मई 2024 लिस्टेड इंडिया, चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एज द टॉप 5 डेस्टिनेशन ग्लोबली फॉर द क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब अदर कंट्री के जो पर्सन है वो इंडिया में एंड चाइना, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैसा इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर हैव कंसिस्टेंटली प्रिफर्ड द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। तो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट को कंटिन्यूसली प्रेफर किया जा रहा है फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं कि यूएस रिमेन द टॉप इन्वेस्टर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट द 44% ऑफ द फॉरेन इनफ्लो। मोस्ट ऑफ द जो असेट यहाँ पे परचेज किए जा रहे हैं या जिनमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो रेडी टू यूज है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको कंस्ट्रक्शन करना है, रेडी टू यूज जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उन पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रियल एस्टेट रीच्ड $3.6 billion in 2023 and making up 67% of all the money that came in. Okay, next है RBI permit automatic replenishment of UPI Lite wallet.
सो हम सभी को यूपीआई तो पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, और जो आपका पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई है, यूपीआई का एक लाइट एंड सिंप्लीफाइड वर्जन आपको देखने को मिलता है, विच इज यूपीआई लाइट वॉलेट। आपकी स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए हम यूपीआई लाइट वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलर एक वॉलेट की तरह है जिसमें आपको रिचार्ज करना है और आप स्मॉल ट्रांजेक्शन्स को पर डे कर सकते हो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पिन। ठीक, इसके लिए पिन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बार बार पिन इंसर्ट करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में आप मैक्सिमम 500 रुपीज ट्रांसफर कर सकते हो इन अ डे। जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है वो 2000 रुपीज आपको देखने को मिलेगी यूजिंग द यूपीआई लाइट वॉलेट। ठीक है, जब आपका ये यूपीआई लाइट वॉलेट खत्म हो जाता है, इसका अमाउंट खत्म हो जाता है, तो आप इसे वापस से रिचार्ज कर सकते हो, आपके अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट से मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। The Reserve Bank of India has proposed a facility to allow customer to automatically replenish their UPI Lite wallet to promote small value digital payment। मतलब आप यहाँ पर एक लेबल सेट कर दिया कि अगर मेरे वॉलेट में 100 रुपीज है तो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से 2000 रुपीज डिडक्ट होके ये वॉलेट रिचार्ज हो जाए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट के बारे में बात की जा रही है। Currently, UPI Lite has a daily limit of 2000 rupees, while the upper limit for the single payment is 500 rupees. Okay? डन। यूपीआई के बारे में बात करते हैं तो यूपीआई को कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द सितंबर 2022 टू इनेबल स्मॉल वैल्यू पेमेंट इन अ क्विक एंड द सीमलेस मैनर थ्रू एन ऑन डिवाइस वॉलेट। ओके, नेक्स्ट, Moody maintains stable outlook on the 3 Indian PSU banks rating. So Moody यहाँ पर according to their performance, आपका जो बैंक है उसमें क्रेडिट रिस्क कितनी है, आपकी ग्रोथ कितनी है, आपके बैंक का एनपीए क्या है, कहीं आपका बैंक डिफॉल्ट तो नहीं है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स होते हैं और मूडी इन पैरामीटर्स पे बेस रैंकिंग करती है। और ये रैंकिंग आप देख सकते हैं AAA, AA, BAA, BA, आपको इस तरीके की रैंकिंग देखने को मिलती है जो कि मूडी रिलीज करता है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं BAA का मतलब है कि मीडियम ग्रेड का बैंक है, इसमें रिस्क फैक्टर भी कम है, मतलब मॉडरेट रिस्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मूडी ने हमारी कंट्री के 3 बैंक है जिनको BAA 3 रेटिंग दी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक, मेंटेनिंग अ स्टेबल आउटलुक। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनका जो नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है। एज ऑफ मार्च 31, 2024 BOB का जो नॉन परफॉर्मिंग लोन रेशियो है वो डिक्रीज हुआ है 2.9% फ्रॉम द 3.8%। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो इसमें भी आपका जो NPL रेशियो है वो डिक्लाइन हुआ है 4.2% फ्रॉम द 5.4% एंड द PNB में भी डिक्लाइन हुआ है 5.7% फ्रॉम 8.7%। ओके, डन। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट रिलीज 1.39 लाख करोड़ रुपीस टू द स्टेट अंडर द डिवोल्यूशन मैकेनिज्म। ओके, अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे टैक्सेस को लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स है, आपका GST है, इसके अलावा सम टाइम आपको सेस देखने को मिलता है। तो ये जो सारा का सारा फंड कलेक्ट किया जाता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब ऐसा तो नहीं है, देखो हुआ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट पहले अलग अलग टैक्सेस लेती थी लेकिन हमने सब उसको क्या कर दिया, GST पे कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है या कोई भी फाइनेंस कमीशन बनता है तो फाइनेंस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने जो फंड कलेक्ट किया है तो उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन के बारे में, विच इज हेडेड बाय NK सिंह। ठीक है, विच इज हेडेड बाय NK सिंह। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, क्या रिकमेंडेशन दिया है कि आपका जितना भी फंड कलेक्ट होता है उसका 41% स्टेट को दिया जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो फंड होगा 59% वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस फंड को यूज करेगी। ये रिकमेंडेशन है 15th फाइनेंस कमीशन की। Okay, so based on the Finance Commission formula, 41% of the central tax revenue is given to the state through the devolution mechanism। और इसी के अंदर आप देखोगे 1.39 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर यूनियन कैबिनेट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है। सबसे ज्यादा जो फंड रिसीव हुआ है, हाईएस्ट शेयर किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को, विच इज मोर देन 25,000 करोड़ रुपीस, फॉलोड बाय द बिहार एंड मध्य प्रदेश। ओके, डन। नेक्स्ट, SBI General Insurance withdraw
आरोग्य प्लस पॉलिसी विद इफेक्ट फ्रॉम द 5th of October। यहाँ पर एसबीआई की एक पॉलिसी है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपनी एक पॉलिसी है जिसका नाम है आरोग्य प्लस पॉलिसी, और इन्होंने कहा है कि हम इस पॉलिसी को विड्रॉ करते हैं जो कि इफेक्ट में आ जाएगी 5th of October से। अब यहाँ पे IRDAI जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, इनके अपने एक रेगुलेशन होते हैं। कोई भी अगर इंश्योरेंस फर्म किसी नई पॉलिसी को या किसी पॉलिसी को डिसॉल्व करती है या विड्रॉ करती है तो यू हैव टू इन्फॉर्म 90 days बिफोर। ओके, सो आपको 90 days पहले यहाँ पर इंटीमेट करना होगा एडवांस में टू द कस्टमर। तो इसलिए यहाँ पे इंटीमेशन किया गया है बाय द एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, और 5th of October से ये अप्लाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, तो पॉलिसी होल्डर्स को क्या कहा है कि आप माइग्रेट हो सकते हो, जो अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या अदर जो पॉलिसीज हैं आप उसमें माइग्रेट हो सकते हो। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का फॉर्मेशन 2009 में किया गया था। ठीक है, डन। तो ये थे आज के हमारे मतलब इस पर्टिकुलर वीक के 9 से लेकर 15th of June तक के इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज। आई होप आपको सारी न्यूज क्लियर हो गई होगी। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आप मुझे करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इन जून 2024 मूडी रेटिंग affirmed the Baa3 rating to which among of the following Indian public sector bank। तो रिसेंटली आपने देखा कि 3 यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनको Baa3 रेटिंग प्रोवाइड की गई है बाय द मूडीज। कौन कौन से बैंक है? तो फर्स्ट नंबर पे है बीओबी, बीओबी के बाद आपको पीएनबी देखने को मिलेगा, एंड देन आपका कैनरा बैंक, मतलब 1, 3 एंड 5। इट मींस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which IIT has launched उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप। तो ड्रोन स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए उड़ान प्रोग्राम किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर का ये इनिशिएटिव आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following best describe the term pump and dump इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो पंप एंड डंप ये जो स्कीम है, कौन सा स्टेटमेंट है जो इसको फुली डिस्क्राइब करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आराम से आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ टैक्टिक वेयर द प्राइस ऑफ स्टॉक इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड थ्रू द फॉल्स इंफॉर्मेशन leading to the inflated prices followed by the sell off and causing investor losses। ये आपका पंप एंड डंप कहलाता है। मींस यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टा, व्हाट्सएप एंड अदर अकाउंट से क्या करता है? फेक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है कि पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक काफी अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल है, मैंने भी इन्वेस्ट किया है, आप भी इन्वेस्ट करो। तो अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही प्रॉफिट होता है आपको, आप अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसके कारण क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मिसलीड किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी फाइंड 11 इंडिविजुअल 7.75 करोड़ रुपीज फॉर द पंप एंड डंप। ठीक है, रिकमेंडेशन was shared by the Telegram channel and leading to inflated stock price and subsequent public losses। इसको हम पंप एंड डंप कहते हैं, जिसमें स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है। मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होती है बेसिकली, और जिससे एक इन्फ्लेशन जनरेट किया जाता है आर्टिफिशियली। ठीक है, जब बबल क्रिएट कर दिया जाता है और जब बबल बस्ट होता है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टर को लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट, इन जून 2024 Prime Minister Narendra Modi has released the 17th installment of the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब पीएम किसान निधि स्कीम का 17th installment रिसेंटली रिलीज किया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। The PM was also approved a proposal for constructing blank number of houses under the प्रधानमंत्री आवास योजना। तो कितने नए घरों को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो 3 करोड़ न्यू हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की पर्पस ऑफ 1 day वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑक्शन कंडक्टेड बाय द आरबीआई? तो क्या इसका पर्पस होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम एंड रेगुलेट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट है नागी एंड नक्ती वर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन बोथ बिहार एंड झारखंड आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन. ओके. सेकेंड है नक्ती वर्ड सेंचुरी वेटलैंड इज अ मेन मेड रिजर्वायर. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड. तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट एकदम गलत है. ये दोनों के दोनों जो वाइल्ड लाइफ वर्ड सेंचुरी है जिनको वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है ये दोनों ही बिहार में है ना कि झारखंड में. एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. तो पूछा क्या है करेक्ट कौन सा है तो ओनली 2 करेक्ट है. नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन द टाइगर रिजर्व इज मेड इन. तो यहाँ पर पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि टाइगर रिजर्व के अंदर क्रिएट किया गया है 35 एकड़ प्राइवेट लैंड में. ठीक है. कहां पर है? उत्तराखंड में, इनसाइड द राजाजी नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट एशियन पैरालंपिक कमिटी अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ आर्म रेसलिंग एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन द एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025. विच कंट्री विल होस्ट एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025? कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान. तो एशियन पैरालंपिक कमेटी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो इंक्लूजन कर रहे हैं आर्म रेसलिंग का फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अपकमिंग एशियन यूथ पैरा गेम्स जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में होंगे. कब होंगे? सितंबर अक्टूबर 2025 में. Who has been appointed as the Vice Chancellor of Indian Institute of Foreign Trade? IIFT के वाइस चांसलर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा राकेश मोहन जोशी को. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Which of the following has fined Axis Bank over 1.66 crore rupees for the failure to detect and report suspicious transaction involving a fraudulent account created in the name of NSG counter-terrorist force? तो यहाँ पर एक्सिस बैंक के ऊपर 1.66 करोड़ रुपीस का फाइन FIU ऑप्शन नंबर सी ने लगाया है. FIU का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इन्होंने एक्सिस बैंक पे इस फाइन को इम्पोज किया है. ठीक है. इतनी चीजें अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास हुआ था इन 2002. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया था इन 2004. इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी reporting directly to the Economic Intelligence Council which is headed by the Ministry of Finance. Next, in June 2024, Union government released over 1.39 lakh crore rupees to the state under the devolution mechanism based on the Finance Commission formula. How much percent of the central tax revenue is given to the state through the devolution mechanism as per the 15th Finance Commission? So answer is 41%. Option C is the right answer. MotoGP India will be held in the Buddha Circuit, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar from which year to which year? तो 2025 to 2029 यहाँ पे मोटो ग्रैंड प्रिक्स इंडिया में होस्ट की जाएगी. नेक्स्ट है अमोल काले passed away recently during the India Pak match in the New York. He was the president of which of the following organization? So answer is Mumbai Cricket Association. Option A is the right answer. Next, which organization has been given Best Conduct of Business Regulator Award in the Asia Pacific by the Asian Bank for its role in enhancing the regulatory framework for security market in India? So very easy, SEBI, Security and Exchange Board of India. What is the primary purpose of the duty drawback scheme recently seen in the news? तो क्या इसका purpose है? To rebate the incident of the custom and central excise duty on material used in the exported goods. तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. What is the rank of state-owned Visakhapatnam port in the Container Port Performance Index 2023, which is developed by World Bank and S&P Global Market Intelligence? तो यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट टॉप 20 में आपको देखने को मिलेगा इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स और इसकी रैंकिंग आपको 19th पोजीशन पे मिलेगी. ऑप्शन बी. In June 2024, how much money has the Rajasthan government allocate for the development of Maharana Pratap Tourist Circuit? So answer is 100 crore rupees. Option D is the right answer. Who has been appointed as the new Chief of the Army Staff? Very easy question again. Lieutenant General Upendra Dwivedi is the right answer. Option A. State of World Fishery and Aquaculture 2024 report is released by. It is released by FAO, Food and Agriculture Organization. Option C. Suhelpa Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which state?
तो ये उत्तर प्रदेश का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who has become the Indian Navy's first women helicopter pilot? So answer is Anamika B. Rajiv. Option D. Which company has launched the world first EV battery passport ahead of European Union rule? So यहाँ पे first EV battery passport किसने launch किया है? Volvo कार ने। Which edition of Mumbai International Film Festival will be held in Mumbai from 15th of June to 21st of June? So answer is 18th edition. Recently, India launched biopharmaceutical alliance with which country? तो इंडिया ने USA, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2024। जल्दी से इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। हाँ जी। So global gender gap index is released by the World Bank? No, it is released by World Economic Forum. India slipped to the 2 places. Yeah, it's true. Global gender gap में इंडिया की रैंकिंग 129 है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। Iceland was top the index followed by the Spain, Sweden, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे इन द टॉप 5। तो आइसलैंड ने टॉप किया है, लेकिन आइसलैंड के बाद आयरलैंड और नॉर्वे वगैरह है, ना कि स्पेन है। इन द वर्ल्ड सूडान was ranked last on the index of the 146 country. सूडान यहाँ पे बॉटम पे है। In South Asia, India was ranked 4th after the Bangladesh, Nepal and Sri Lanka. तो इंडिया 4th पे नहीं है साउथ एशिया में, इंडिया 5th नंबर पे है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड फिफ्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? सो आंसर इज ओनली 3। Indira Gandhi National Center for Arts has signed an MOU with which of the following to make Indian art and culture more accessible to the people? So answer हो जाएगा Sansad TV. Sansad TV is the right answer. Option B. Who has been appointed as the new Director General of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry means FICCI? So answer is Jyoti Bij. World Athletics has signed 5-year global broadcasting deal with blank, making the Indian telecom major a key player for the Tokyo World Championship. तो यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 5 ईयर की जो ब्रॉडकास्टिंग डील साइन की है वो टाटा कम्युनिकेशन के साथ की है। मोंगला पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो आंसर इज बांग्लादेश, और इंडिया प्लान कर रहा है इस पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए। Who has been appointed as the new secretary of the Competition Commission of India? अभी हमने डिस्कस किया है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following country will launch Golden Visa Scheme, solidarity visa to help migrants? So answer is Portugal. Option D. Reserve Bank of India has proposed a facility to allow customer to automatically replenish their UPI Lite wallet to promote small value digital payment in the June 2024. Currently, the UPI Lite has a daily limit of blank rupees, while the upper limit for the single payment is 500 rupees. तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि डेली लिमिट 2000 रुपीज की होती है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन 2024? तो वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, नाम है ईगा स्वितेक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। According to the recently announced cabinet minister list, how many portfolios are correctly matched? Okay, first है श्री मनोहर लाल, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Next है श्री जितन राम मांझी, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. श्री सर्वनंदा सोनोवाल, Ministry of Chemical and Fertilizer, and श्री चिराग पासवान, Ministry of Food Processing Industries. आपको बताना है कौन से करेक्ट पेयर है। तो मनोहर लाल खट्टर जी, इन्हें एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं मिला। ये पोर्टफोलियो किसको दिया गया है? एमपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को। ठीक है, जितन राम मांझी को एमएसएमई दिया गया है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सर्वनंदा सोनोवाल, तो इनके पास तो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। ये जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है ये आपको जेपी नड्डा को दिया गया है। किसे दिया गया है? जेपी नड्डा को। एंड चिराग पासवान जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग दिया गया। मतलब 2 स्टेटमेंट करेक्ट है और 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। ओके, डन। यहां पे इसको करेक्ट कर लेंगे, ये सही नहीं लिखा है, ओनली 4 थोड़ी ना होगा यहाँ पे, ये बी होगा, है ना, इसको बी कर लेंगे, आप लोग करेक्ट कर लेंगे। डन, चलो नेक्स्ट। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हाउ मेनी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द मोदी कैबिनेट दिस टाइम? तो कितने यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस किया गया या इंक्लूड किया गया इन द पोर्टफोलियो?
4, 5, 6 या 7, जो भी आपका आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड, एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल 7 AM पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation, and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.